जरा ग्राफिक्स में हम अपने बड़े स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाते हैं। आइए लेकर चलते हैं। अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या परिस्थिति बन रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे इजराइल इस पूरी जंग में आप देखेंगे कि मामले को आगे ले जा रहा है, जो परिस्थिति बन रही है। ग्राफिक्स फायर करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं जो परिस्थिति बन रही है। जिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल अब कर सकता है, हमास के प्राण सोख लेगा ये बॉम्ब। क्यों हम कह रहे हैं? इजरायली रासायनिक बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है। इस खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल आतंकियों को सुरंगों से बाहर लाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि सुरंगों में वो जाकर छिपे हुए हैं। बिशंबर दयाल जी, इस बॉम्ब का नाम है स्पॉन्ज बॉम्ब, जो सुरंगों का मुंह बंद कर देगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना अपने नए गुप्त हथियार का परीक्षण कर रही है, जो सुरंगों के रास्तों को बंद करने के लिए फोम की एक मोटी परत पैदा करता है। इसीलिए ये देखिए, इस तरह से ये जाता है और फिर फोम निकल जाएगा, जिससे उनका, अगर वो सुरंगों में है तो वहीं पर उनका खात्मा हो जाएगा। फोम की मोटी परत से सुरंग के रास्ते बंद हो जाएंगे। स्पॉन्ज बॉम्ब के विस्फोट से निकला फोम इतना विशाल होगा कि ये सुरंग के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इधर उधर से निकल जाएंगे। इससे सुरंग के अंदर हवा तक नहीं जा सकेगी। अगर दुश्मन अंदर से बंदूक या बॉम्ब से इस फोम को काटने की कोशिश करेगा, तब भी वो कामयाब नहीं हो सकेगा। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्पॉन्ज बॉम्ब के उपयोग पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने द टेलीग्राफ को लेकर चर्चा की, लेकिन माना जा रहा है कि वो वर्तमान में इस हथियार का परीक्षण कर रहा है। और ऐसे में विशंबर दयाल जी और बेनी साहब को भी दिखाइए, ये किस तरह के संकेत हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि आप कितने हमास के जो फुट सोल्जर्स हैं उनको उड़ा पाएंगे, लेकिन अगर सुरंगों में छिपे लोगों को भी वो टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं नेतन्याहू, हमास का कंप्लीट खात्मा? देखिए अंजना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस टाइम पे दो ही चीजें हैं। एक तो उनकी जो सुरंगों में जो उनकी कनेक्टिविटी है, उसमें जो उनको सिक्योरिटी मिल रखी है, उसमें जो उनको एंटी पेनिट्रेशन जो वो उनके कंप्लीट उनका नेटवर्क उसके अंदर है, हेडक्वार्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं, वो सब उसके अंदर है। एक तो उनको उसकी सिक्योरिटी है, दूसरा उनकी सिक्योरिटी है जो बंधक है। तो बंधक की बात छोड़ देते हैं क्योंकि बार बार कर चुके हैं। जहां तक ये नेटवर्क है उनका ना, इसको इजराइल डिस्ट्रॉय करने में काफी हद तक मेरे ख्याल में कैपेबल है, क्योंकि इजराइल की जो मिसाइल है ना, मैंने एक दिन पहले भी आपके चैनल पे कहा था, जब हम बालाकोट में जो मिसाइल हमने फायर की वो इजराइल से आई है, और वो इजराइल F-16 फायर करता है और वो 30 मीटर्स डीप जाती है और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी वो, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है। जहां तक बॉम्ब्स की बात है, इजराइल कोई भी चीज ऐसे पब्लिसाइज नहीं करेगा। देखिए, ये नेटवर्क जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि एक सुरंग है, एक तरफ एक मुंह है, दूसरे इसके उन्होंने कई निकाल रखे होंगे रास्ते, कहां से निकल जाए। इसमें कई उनके आउटलेट्स होंगे, घरों में आउटलेट्स होंगे, हॉस्पिटल्स में आउटलेट्स होंगे, स्कूल्स में आउटलेट्स होंगे, कई ऐसी जगह पे आउटलेट्स होंगे जो बिल्कुल ओपन में होगी। तो उन्होंने भी अपना प्रबंध कर रखा है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ग्राउंड फोर्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, वो मेरे ख्याल में अब रात को जो वो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का जो एक्शन करते हैं, हार्ड इंट पे एक्शन करते हैं, उसके जरिए वो इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन इंट के जरिए, ह्यूमन इंट, ना कि टेक्नोलॉजी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक इंट, ह्यूमन इंट के जरिए जो इंफॉर्मेशन आएगी, इनपुट्स आएगी, उस पर स्पेसिफिक रेड्स करेंगे, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस से स्पेशल ऑपरेशंस करेंगे, वहां किसी तरह ये कुछ न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन ऑपरेशन लंबा चलेगा। याद है एक दिन आपने भी ISIS की बात की थी, तो वहां भी ऑपरेशन लंबा चला था। टनल्स एक इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है जो कि उनको काफी ब्रीदिंग स्पेस देती है। और हमारा मानना यह है कि आज 20,000 है, 30,000 है, कुछ लोग बाहर सपोर्टर्स होंगे, उनको भी राइफल चलानी सिखा दी होगी, 40,000 है। किसी के पास स्पेसिफिक नंबर नहीं है हमास का, लेकिन इजराइल अब हमास को खत्म करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बाकी वो सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहा है ताकि जो कोलेटरल डैमेज है दुनिया उसके बारे में बोले, उसके एक पक्ष में बोले, एक विपक्ष में बोले, स्ट्रीट्स पे लोग आए, डेमोन्स्ट्रेशन करें, सरकारें उनको संभालें। ये सब उसका परसेप्शन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए मैनेजमेंट है। किसी की बॉदर नहीं करेंगे, नेतन्याहू इनका खात्मा करेंगे, क्योंकि अगर अब हमास निकल गया टू फाइट अनदर डे, फिर मैं समझता हूं एक तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खत्म है, दूसरा जो इजरायलीज हैं जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो और इनसिक्योर फील करेंगे, और फिर हमास जो इनको लंबे टाइम तक तंग करेगा। तो हमास का सफाया इजराइल करके रहेगा। बेनी साहब,
मैं ये सवाल पूछ रही हूं ऑन बिहाफ ऑफ वो लोग जिनके परिवार के लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं। उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, कई जगहों पर लोग शोक जाहिर करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने कुछ युवाओं की वहां से जो बातचीत आ रही है वो भी सुनाई अपने दर्शकों को। उनको ये डर है कि बेंजामिन नेतन्याहू बदले की आग में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हॉस्टेजेस यानी बंधकों को रिहा कराना उनकी प्रायोरिटी ही नहीं रही है। क्या ये सेंस वहां पर भी आपको मिल रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू वाकई अब मतलब हमास को तबाह करना है पर इतना फोकस कर रहे हैं कि बंधकों को लेकर जितनी पहल होनी चाहिए उसमें कमी दिख रही है? पहली बात मीन्स बीबी नेतन्याहू जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट अलोन इन दिस डिसीजन। वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, उनके साथ कोलिशन पार्टी है और वो कोलिशन पार्टी डिसीजन साथ में लेते हैं। दूसरी बात मीन्स हमारे लिए एक भी आदमी बंधक रहेगा, एक भी, तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स वॉट एवर डिमांड्स आर। लास्ट टाइम तो एक सोल्जर के लिए ये अपने जो अभी हमास के जो ये है उनका नाम मैं भूल गया, उनको भी हम लोग ने छोड़ा था और उनका ब्रेन ऑपरेशन हम लोग ने इधर किया था कि बाबा वो ठीक होके जाएगा, तो उनको भेजा और फिर अब देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है हमारे 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 साथ। ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि अब बीबी नेतन्याहू 239 पीपल के सोच में नहीं है। एवरी डे दे आर थिंकिंग अबाउट इट। उन लोग ट्राई करते हैं कैसा वी कैन ब्रिंग इट टू solution on this matter, but don't forget the 7th of October. Don't forget the 7th of October, because 7th of October हमारे लोगों ने नहीं चालू किया। जिन लोगों पर हमला हो गया वो लोगों आपको मालूम है कौन है? वो हमारे राइट विंग से नहीं है, लेफ्ट विंग से नहीं है, वो एकदम पीसफुल विंग से है। दैट मीन्स हम लोग भी कभी कभी उनको क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि अरब है कि जू है। उनको पर हमला किया, जिस लोगों ने उनको काम दिया उनके ऊपर हमला किया, जिस लोग ने उनके घर में रखा उनके काम के लिए, उन लोग ने आके लूटमार की, नेक्स्ट डे उन लोग का ही खून किया। तो दिस मैटर ये अपने हुसैन जी जो है वो भूल रहे हैं। मेरे को लगता है हुसैन जी 7 और 8 तारीख को सो गए थे, उनको मालूम नहीं क्या हो गया। वो खाली हमास का देखा बस, बाद में उन्होंने उठ के। तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि हुसैन जी को मालूम मांगता है क्या हो गया, क्या हल से हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं, क्या हल से हम लोग हमास को बोलते हैं कि हम लोग निकाल देंगे। हमास जो है उन्हीं से पूछते हैं, जो आप कह रहे हैं ना, उन्हीं से पूछते हैं। उनका नाम दे दीजिए, जो AIMIM के प्रवक्ता, उनका नाम दे दीजिए जरा, दिखाइए उनको। ये हम लोग पूरा घटनाक्रम दिखा रहे हैं। और बेनी बेंजामिन साहब, इसीलिए चूंकि कोई भी सच अगर अधूरा बताया जाए तो वो कई बार झूठ से भी ज्यादा बुरा होता है, और इसीलिए जो घटनाक्रम है हम पूरा दिखा रहे हैं। और AIMIM के जो आदिल हुसैन साहब है, आपको बेनी साहब कह रहे हैं वो इंडियन है जो वहां रहे, वहां पर उन्होंने IDF में सर्व किया है। एक बार जो पूरा घटनाक्रम है दिखाइए। वो कह रहे हैं आदिल हुसैन साहब आपको सिलेक्टिव एमनीशिया हुआ है, यानी आप 7 अक्टूबर, रुकिए अभी रुकिए 7 अक्टूबर को क्या हुआ था वो हम दिखा रहे हैं। हमास ने ऑपरेशन अलक्सा जो किया, कितने लोगों की मौत हुई। उसके बाद 8 अक्टूबर को ऑपरेशन को आयरन स्क्वाड नाम से चलाया गया। बिजली, पानी, खाना, सब कुछ, ईंधन, सब कुछ इजराइल ने गाजा में बंद कर दिया। और फिर 10 को गाजा पर इजरायली वायुसेना ने जो हमले तेज किए, गाजा में भयंकर तबाही कई जगहों पर मची। हम लोग इसीलिए हर दिन की घटना दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन आप चाहते हैं कि अधूरा सच दिखाया जाए। हुसैन साहब, उनका जवाब दीजिए बेनी साहब का। हाँ, उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 अक्टूबर को जिनको मारा उन्होंने, वो जंग की शुरुआत इजराइल ने नहीं की थी, मासूमों की जान हमास ने ली। मैम, ये एक दिन की घटना नहीं है, 1.25 लाख फिलिस्तीनियों की जान गई है, 33,000 बच्चे और महिलाओं की जान गई है। मुझे पता था आप 7 अक्टूबर से भागेंगे। नहीं है, जिस इजराइल को फिलिस्तीनियों ने अपनी जगह दी थी वो आज 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? ये एक दिन की घटना नहीं है, ये 56 साल 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? एक दिन के साथ आप रमजान में जाके देखिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या किया। एयर स्ट्राइक, 1,15,000 लोग मरे हैं। वो भी सच का हिस्सा है, 5 और 10 मरे हैं, वो भी सच का हिस्सा है, वो भी सच का हिस्सा है। लेकिन आदिल हुसैन साहब, इंसानियत का एक 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? हेलो, यस मैम, 7 अक्टूबर को क्या हुआ था?
मैम 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, अप्रैल 20 को क्या हुआ था? ओ, पुनः पूछते हैं एक बार, शायद इनकी यादाश्त ठीक हो जाए। 22 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था मैम? वो सब हम मानने को तैयार है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर बमबारियां की है और फिलिस्तीनियों की, ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। ये भी एक सच्चाई है। हम आधा सच नहीं बताते आपकी तरह, 1.25 लाख कोई तो मैम 1.25 लाख हम नहीं होता आपकी है, तरह आधा सच बताते ही नहीं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बेनी साहब को भी दिखा दीजिए इनके साथ। आदिल हुसैन, मैम 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? मैम 1.25 लाख लोग फिलिस्तीनियों अब तक मारे गए, 1.25 लाख, 1,15,000 से ऊपर तो आप वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। 7 तारीख को क्या हो गया था? पहले नहीं, उनको नहीं आएगा, उनको याद नहीं आएगा, उनको याद नहीं आएगा। लौटते हैं उनके पास, लौटते हैं। आदिल हुसैन, रुक जाइए। हमेशा याद रखिए कि आधा सच बताना जो है कई बार झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, और आप, जितना मुझे पता चला है, दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ रही हैं, जहां से पूरी तस्वीर जो है अब साफ हो रही है। लेकिन दो बातों की कंफर्मेशन श्वेता आपसे चाहती हूं, क्योंकि कुछ देर पहले यह खबर आई कि गाजा सिटी तक इजराइल की सेना जमीन पर पहुंच गई है और वो कब्जे का दम भर रही है। दूसरी तरफ जो ये खबर आ रही है सीरिया के साथ लिमिटेड लड़ाई की, और दूसरी तरफ सीरिया, माफ कीजिएगा, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, उस फ्रंट पर क्या हो रहा है? दोनों पर आपका जवाब। देखिए, अभी तक आधिकारिक जानकारी जीपीओ की तरफ से, जो माफ कीजिएगा, जो आईडीएफ है उसकी तरफ से नहीं कहा गया है कि गाजा सिटी को लेकर कुछ भी। इस तरह की खबरें जरूर हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर, क्योंकि वो जैसे ही इस तरह की कोई चीज होती है स्टेटमेंट के तौर पर हम सबसे साझा किया जाता है, तो ऐसा नहीं, उनकी तरफ से अभी दावा नहीं किया गया है। और जहां तक जिस इलाके पे गाजा बॉर्डर के अंजना में थी, वहां पर टैंक फायर सुनाई दे रहा था। इसका मतलब है कि बहुत भीतर अभी टैंक्स कम से कम दक्षिण गाजा की ओर वो दाखिल नहीं हुए हैं। खान यूनिस के इलाके से, वहां से लगती हुई जो सीमा है, वहां से लगती हुई जो गाजा बॉर्डर की सीमा है, वहां पर मैं मौजूद थी, और वहां पर टैंक फायर की स्पष्ट आवाज आ रही थी, बहुत तेज आवाज आ रही थी। तो जो 2 मील की बात उनकी तरफ से की गई थी, वो लगभग आप समझ लीजिए कि उतनी ही भीतर की आवाजें ये हैं। हाँ, गाजा सिटी को लेकर ये अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बात की कि एक बार साफ तौर पर आईडीएफ की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। जहां तक लेबनान की बात आप कर रही हैं, कि हाँ, नॉर्थ इजराइल में कई सारी ऐसे रॉकेट और मिसाइल फायर करने की घटनाएं हैं। और एक बार फिर हम स्पष्ट करेंगे कि केवल इस वजह से कि एक देश अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये नहीं मानना चाहिए कि दूसरी तरफ से जो प्रहार हो रहे हैं उस देश के नागरिकों को पर नहीं किए जा रहे हैं। नागरिक इलाकों पर ही उन रॉकेट से प्रहार किया जा रहा है। आयरन डोम की वजह से वो रॉकेट्स आसमान में ही नष्ट हो रहे हैं, वरना उनका निशाना वो नागरिक इलाके ही है। तो आज गाजा पट्टी में हो रही तबाही इजराइल में भी देखने को मिलती, रॉकेट्स और मिसाइलों के लिहाज से, अगर यहाँ पर आयरन डोम नहीं होता। इसीलिए पूरी दुनिया को युद्ध के खिलाफ बोलना चाहिए, एक पक्ष या दूसरे पक्ष के हित में नहीं। बिल्कुल, और सच हमेशा पूरा दिखाना चाहिए। दोनों तरफ की बातें इसलिए करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वाकई 2 हिस्से हैं इस पूरे मामले के, और सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही अगर कोई झेलता है तो वो बच्चे और महिलाएं होते हैं ऐसी जंग की नौबत में कई बार। लेकिन गौरव भाटिया जी, आज भी ऐसा लगता है कि 2023 में हम जी रहे हैं। इंसान को मारने के लिए इस तरह से उतारू है, खून बहा रहा है। 9,000 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस पूरे प्रकरण में, 9,000, 10,000, और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सामने आकर इस जंग को रोकने के लिए बात करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इधर नेतन्याहू है, उनका एक पूरा देश है जो कह रहा है कि हमास का खात्मा करना जरूरी है, वरना उनकी वो सुरंगें, उनके वो हथियार, वो तो अभी भी रॉकेट्स फायर कर रहे हैं तेल अवीव पे। और दूसरा पक्ष है जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे आजादी की लड़ाई कहते हैं आतंकी जो वहां पर कब्जा कर रखे हैं। अंजना जी, जैसे भारत देखता है और हम लोग देखते हैं, शांति प्रिय मुल्क है, कोई 2 पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है। एक मानवता है और मानवता की जीत होनी चाहिए। आतंकवादी संगठन कहीं भी हो विश्व में, कश्मीर में भी हमने देखा है, उसके साथ पाकिस्तान जो कि स्वर्ग है एक तरह से आतंकियों का, और हमास हो और तमाम और संगठन है, इनका नेस्त नाबूद होना जरूरी है।
मैं आपके चैनल पे सुन रहा था AIMIM के प्रवक्ता को, उनसे आपने हमास के बारे में पूछा, उन्होंने कहा 7 अक्टूबर को जो हुआ, अगर हुआ तो ये गलत है। अगर हुआ, अगर का मतलब जानती हैं आप? आतंकियों के साथ जाके खड़े हो गए। और यही दुख की बात है कि जब भारत मानवता के साथ खड़ा है, ये लोग कुछ वोट बैंक के लिए